सुप्रभात बच्चों। आज मैं अनिल कुमार त्रिपाठी आपको कक्षा 12 काव्यखंड पाठ 4 बंद कैमरे में अपाहिज कवि रघुवीर सहाय को पढ़ाने चल रहे हैं। तो इसके पहले हम बिना समय को जाया किए थोड़ा सा परिचय रघुवीर सहाय जी के बारे में करना आवश्यक है। तो इस प्रकार रघुवीर सहाय का जन्म 1929 लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ और ये ताड़ सप्तक, द्वितीय ताड़ सप्तक जो अंग्रेज जी के द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था कविता के क्षेत्र में, उसके प्रखर कवि थे। 1938 में ये आरंभ हुआ। आपकी रचनाएं सीढ़ियों पर धूप, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो आदि आपके काव्य संग्रह हैं। पत्रकारिता के संदर्भ में भी आपने कल्पना, नवभारत टाइम्स, दिनमान आदि का बड़ी तटस्थता से संपादन किया। वही पुरस्कार के रूप में आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया और आपकी मृत्यु 1990 दिल्ली में हो गई। बच्चों, बंद कैमरे में अपाहिज कविता के माध्यम से कवि जो है वो ये बताना चाहता है कि हम अपने स्वार्थ के चक्कर में, हम अपने व्यवसाय को बढ़ाने के चक्कर में कितने संवेदनहीन हो सकते हैं, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। हमारा कार्यक्रम, हमारा बिजनेस, हमारा व्यवसाय वो आगे बढ़े, इसके लिए हमें अगर किसी की भावनाओं से भी खेलना पड़े, किसी की मजबूरियों से भी खेलना पड़े, तो हम उसके लिए तैयार हो जाएंगे। प्रकृति में मानता हूं कि असमानता है। छोटा जो है वो बड़े का आहार बनता है, लेकिन फिर भी हम मानव हैं। हम में मानवीयता के गुण होने चाहिए, क्योंकि हम इस धरा के सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं और इसीलिए कि हम में एक दूसरे के दुख को समझने की क्षमता है, एक दूसरे की भावनाओं को समझने की क्षमता है, एक दूसरे के दुख में शरीक होने का हम में साहस है। यही मानवीयता है, यही संवेदनशीलता है। लेकिन जब हम थोड़ा सा व्यावसायिक हो जाते हैं तो ये व्यावसायिकपन जो है वो हमसे हमारी संवेदनशीलता को छीन लेती है। इसी को परिलक्षित हुए ये कविता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। वैसे रघुवीर सहाय जी की भाषा बड़ी सहज, सरल और अनायास ही प्रतीत होने वाली शैली के माध्यम से समाज की वो दारुण विडंबनाओं को इन्होंने पकड़ने की कोशिश की है और पकड़ा है। और ये कला सिर्फ रघुवीर सहाय जी की कविताओं में ही देखने को मिलता है, जिसका उदाहरण ये कविता आपके सामने प्रस्तुत है, बंद कैमरे में अपाहिज। शारीरिक रूप से अक्षम या शारीरिक रूप से जो चुनौती जिसके सामने है
वो व्यक्ति जूझ रहा है अपनी समस्या से, ऐसे व्यक्ति को टेलीविजन के सामने, उस कैमरे के सामने लाकर और किस किस तरीके से उससे सवाल पूछा जाता है, कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उससे कैसी कैसी भंगिमाएं करने की अपेक्षा की जाती है, कितने संगीतों के माध्यम से अपने प्रोग्राम को हिट करने के लिए प्रयास किया जाता है। कभी एक तरफ तो इस तरह से पीड़ा के साथ दृश्य संचार के माध्यम के संबंध को रेखांकित किया है, कि किसी भी पीड़ा का बहुत बड़े दर्शक या बड़े वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनहीन होना और दूसरों को संवेदनहीन बनाने की जो दावेदारी संचार माध्यम के द्वारा प्रस्तुत की जा रही है, इनसे ये अपेक्षा नहीं की जाती। किंतु विडंबना यह है, जब हम आम लोगों की पीड़ा को पर्दे पर लाएंगे, उसको उभारने का प्रयास करेंगे, तो थोड़ा सा कारोबारी दबाव के तहत आपका रवैया कुछ संवेदनहीन हो जाता है। शायर जी की यह कविता टेलीविजन स्टूडियो की दुनिया के भीतर भी ये उभारती तो जरूर है, लेकिन यह आवश्यक है भी नहीं है कि इसे सिर्फ टेलीविजन और माध्यम से ही जोड़ करके देखा जाए। अपनी व्यंजना में यह कविता हर एक ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा करती है कि जो दुख और दर्द, आत्मवेदना से खिलवाड़ करते हैं, उसको बेचना चाहते हैं, उनके प्रति एक लेखक और एक कवि की एक चीज है। और वहीं जो इस चुनौती को झेल रहा है, उसके प्रति हमें संवेदनशील नजरिया रखना चाहिए, ऐसा यह कविता प्रेरित करती है। तो आइए देख लेते हैं कविता के संदर्भ में दो पंक्तियां। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ, शक्तिमान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। कभी कहता है कि मीडिया है, रिपोर्टर है, वह एक अपाहिज व्यक्ति को एक कमरे में लेके आता है और वहां उसे बंद कर देता है और उससे कहता है, कैमरे वाले से कहता है कि जरा आप अपनी स्क्रीन को और बड़ी करिए। उससे वो पूछना चाहता है, ऐसे बेतुका प्रश्न करना चाहता है जिसका उत्तर कोई भी नहीं दे सकता है और उसका उत्तर कोई है भी नहीं। उससे पूछा जाता है कि आप क्या अपाहिज हैं? ऐसा बेतुका प्रश्न उस चुनौती से पूर्ण व्यक्ति के सामने अगर रखा जाएगा तो उसके मन पर क्या होगा?
तो क्या आप अपाहिज हैं? इस प्रकार के प्रश्न किस मानसिकता का द्योतक है? कितनी घटिया सोच हो सकती है कि लोग अपने स्वार्थ के चक्कर में कितने निचले स्तर तक गिर सकते हैं। उसकी दबी हुई भावनाओं को किस प्रकार से वो कहते हैं। ये आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, ये भी कोई प्रश्न पूछने की है। ये समझने की यह अनुहित का विषय है, लेकिन हम उसकी इस भावना को जगाएंगे नहीं तो कारुणिक दृश्य बनेगा कैसे? और जब तक कारुणिक दृश्य बनेगा नहीं, तब तक दर्शक दीर्घा में बैठे हुए लोगों की आंखों में आंसू कैसे आएंगे? और जब तक आंसू नहीं आएंगे, तब तक कार्यक्रम को सफल कैसे बनाया जाएगा? ये सब सारे प्रश्नों के उत्तर, इस प्रश्न के उत्तर में ये सारी बातें छिपी हुई हैं, जिसको इस कविता के माध्यम से कवि देना चाहता है। कैमरा दिखाओ, इसे बड़ा करो। रिपोर्टर कैमरामैन को आदेशित करता है कि इसको स्क्रीन पर लाओ और बड़े दृश्य में इसे दिखाओ। हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या है? एक ऐसे दुखी व्यक्ति से, एक ऐसे चुनौती से युक्त जो अपने शारीरिक चुनौती को झेल रहा है, उसके दुख को किस तरीके से पूछा जा रहा है, किस तरीके से कुरेद करके उसके दुख को बाहर लाया जा रहा है। इसलिए नहीं कि ये उसके हिमायती हैं, इसलिए कि इसके माध्यम से जब वो भावनात्मक होगा तो उसकी पीड़ा निकलेगी और उस पीड़ा से लोग दुखी होंगे, और जब लोग दुखी होंगे तो मीडिया का काम बनेगा। जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। बता नहीं पाइएगा, मीन्स इतना दुख है कि बता नहीं पाइएगा। सारे प्रश्न एक साथ उसके सामने रखे जाते हैं और वह अंदर से ही टूटा हुआ व्यक्ति और टूट जाता है। सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर के कैसा लगता है? यानी आप कैसे सोचते हैं? हम खुद इशारे से बताएंगे, यहां तक कि जब वह शारीरिक चुनौती से जूझ रहा व्यक्ति अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में, अपने दुखों को व्यक्त करने में असमर्थ होता है, तो रिपोर्टर स्वयं उसकी तरफ से उत्तर देने के लिए प्रयास करता है। उसे तो सिर्फ अपने प्रोग्राम को हिट करना है। वह स्वयं, क्योंकि बोलना निषिद्ध है, इसलिए वह इशारे से ही उस अपाहिज के उत्तर को देने का प्रयास करता है। सोचिए जरा, बताइए, थोड़ी कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए इस को बताने का। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के लिए हमें किसी भी हद से गुजरना होता है। हम उसको गुजर जाएंगे, उस हद से गुजर जाएंगे, हम रुला देंगे उसको। इंतजार करते हैं आप भी उसके रूप पढ़ने का। यहां पर केवल कवि जो है वो किसी भी टीवी चैनल के, किसी भी रेडियो के रिपोर्टर तक की नहीं खबर ली है। उसने दर्शक दीर्घा में बैठे हुए लोगों को भी ये इंतजार होता है कि उसकी भावनाएं कब बाहर निकलेगी, कब वो रोएगा। हम एक अपाहिज को रोने का इंतजार करते हैं, और जब वो रोता है तभी हम उस चैनल को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। कितने शर्म की बात है, क्योंकि दर्शक दीर्घा में बैठे हुए लोग तभी वाह वाह करेंगे जब वो अपाहिज व्यक्ति अपनी भावनाओं को ला करके रोए।
यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे और जब वो रोने लगेगा तो उसे पर्दे पर दिखलाएंगे। उसकी बड़ी बड़ी आंखों को, उसकी भावनाओं को, उमड़ते हुए दृश्य को दिखा करके वाहवाही लूटेंगे। बहुत बड़ी तस्वीर और उसके होठों पर जब उसकी कसमकस होगी, कुछ न कह पाने की क्षमता, कुछ न कह पाने की भावना उसके होठों पर आकर के टकरा करके अंदर चली जाती होगी। कभी कहता है कि ये आशा है कि आप इसी की प्रतीक्षा में बैठे होंगे। उसकी अपंगता, उसकी असमर्थता, उसका हीनपन, उसकी पीड़ा को देखने के लिए एक और कोशिश कीजिए। दरअसल धीरज रखिए, संबोधित कर रहा है। धीरज रखिए, आप आपको जिसकी चाहत है, आप जो चाहते हैं वो मिलेगा। देखिए, हम दोनों को एक संग रुलाते हैं और जब तक दोनों एक संग रोएंगे नहीं, तब तक रिपोर्टर का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। दोनों को एक साथ रुलाना रिपोर्टर का काम है। आप और आप दोनों कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो। पर्दे पर वक्त की कीमत है। इसके माध्यम से कभी ये भी बताना चाहता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं कर पाया तो बस करो। यहां हर किसी को अवसर नहीं मिलता है अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए। अगर तुम्हें अवसर मिला है तो ये तुम्हारे अपाहिज होने के कारण मिला। यहां हर किसी को नहीं मौका मिलता है, आम लोगों को नहीं मिलता है। यहां किसी भी समस्या से जुड़े हुए लोगों को मिलता है, क्योंकि यहां समय की कीमत होती है। अब मुस्कुराएंगे। क्यों मुस्कुराएंगे? क्योंकि लोग मुस्कुराते हुए चले जाते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य पूरा हो गया होता है, उनका प्रोग्राम हिट हो गया होता है। इसलिए आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, क्योंकि यह सामाजिक कार्यक्रम है और यहां समय की कीमत है। लेकिन थोड़ी सी कसक रह गई थी, थोड़ी सी बात रह गई थी जिसको हम स्पष्ट नहीं कर पाए। धन्यवाद। तो इस प्रकार से कब ने किसी भी व्यवसाय से जुड़े हुए व्यक्तियों पर ये टीका किया है, टिप्पणी की है कि हमारे अंदर की संवेदनशीलता मरनी नहीं चाहिए। अपने स्वार्थ के चक्कर में, और जिस दिन हमारे अंदर की संवेदनशीलता मर जाएगी, हम संवेदनहीन हो जाएंगे, उस दिन फिर हम में और इस प्रकृति में रह रहे अन्य प्राणियों में कोई भेद नहीं रह जाएगा। लाभ लीजिए, व्यवसाय कीजिए, लेकिन किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ न करिए, क्योंकि कहा भी गया है कि दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी है मुई खाल की 100 रस्म हो जाए। तो बच्चों, इस छोटे से व्याख्यान के माध्यम से इस कविता के सार के साथ साथ उसकी व्याख्या जो प्रस्तुत की गई, मुझे विश्वास है कि आपकी समझ में आया होगा। आधुनिक कविता है, गद्यात्मक है, मुक्तक में है, प्रभावशील है, सहज है, सरल है, सुबोध है, उद्देश्य अर्थात अपने उद्देश्य को प्रदान करने में सक्षम। तो मुझे विश्वास है कि आपकी समझ में जरूर आया होगा। कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट में जरूर लिखिए।